वफाक में तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत का पहला साल आज मुकम्मल हो गया। आज से पूरे एक साल पहले इमरान खान ने वजारत उज़्मा का हल्फ लिया। वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान ने कौम से कई वादे किए थे। इमरान खान ने वादा किया था कि वो लोगों से 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे, मुल्क को कर्ज की दलदल से निकालेंगे और IMF के चुंगल से आजाद करेंगे। इमरान खान ने यह भी वादा किया था कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो करप्ट लोगों को जेल में डालेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा था कि उनकी हुकूमत सादगी अपनाएगी, किफायत शारी की मुहिम चलाएगी, इनके वुज़रा का तर्ज जिंदगी शाहाना नहीं होगा। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और गवर्नर हाउसेज में लाइब्रेरियां बनेंगी। इमरान खान ने वादा किया था कि जब वो आएंगे तो पाकिस्तान किसी मुल्क से डिक्टेशन नहीं लेगा, अमेरिका या किसी और मुल्क की जंगें नहीं लड़ेगा। इमरान खान का वादा था कि इनकी हुकूमत इंसानों की तरक्की पर पैसा खर्च करेगी, सेहत और तालीम के मंसूबों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। इनकी हुकूमत 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी और 50 लाख घर बनाएगी। वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान अपने कितने दावों पर पूरा उतरे, उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, इस पर बहस जारी है। हुकूमत अपने पहले साल की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे रही है। कह रही है कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है, जबकि अपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल को तबाही का साल करार दे रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की एक साल कारकर्दगी पर हुकूमत के दावे और अपोजिशन की तनकीद एक तरफ, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत मिलने के बाद दावा किया था कि मुश्किलात जरूर हैं, मगर वो मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल कर दिखाएंगे। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल में जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि 6,000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा गया 28 अरब और असल में 30,000 अरब। जो हम इस्लाहत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, जो हमारी गवर्नमेंट ने आके इस्लाहत किए हैं, उनके असरात 6 महीने के बाद आने शुरू होंगे। लेकिन आप मुतमईन हो जाएं कि मैं आपको इस मुश्किल वक्त से गुजारूंगा और ये बड़ा अच्छा वक्त आएगा और वो ज्यादा दूर नहीं है। एक तरफ इमरान खान के ये दावे थे तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तनकीद। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक साल गुजरने के बाद जो बात वसूख से कही जा सकती है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत में जहां एहतसाबी अमल में तेजी दिखाई दी गई है और खारजा अमूर पर हुकूमत को कामयाबी जरूर मिली है, वहीं सबसे अहम बात यह है कि माशी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल अवाम पर काफी भारी गुजरा है। एक साल के दौरान डॉलर, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की शरह में इजाफे से अवाम की जेब पर बहुत बोझ पड़ा है। वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद इमरान खान की हुकूमत को 20 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट के बड़े चैलेंज का सामना था। हुकूमत के एक साल के दौरान यह खसारा 6 अरब डॉलर से कम होकर 14 अरब डॉलर पर आ गया है, जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। एक साल के दौरान तजारती खसारे में भी 15% की कमी आई है। इसके अलावा FBR के कुछ ठोस इकदाम की वजह से एक साल के दौरान टैक्स फाइलर्स की तादाद में 10 लाख का इजाफा भी देखा गया है। मगर इसके बावजूद कई सालों के बाद यह पहली मर्तबा देखा गया है कि 2018 के मुकाबले में साल 2019 में जो टैक्स कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले में 10 अरब रुपए से कम रही है। यानी कि हर साल ये देखा जाता था कि टैक्स की जो ग्रोथ है, टैक्स रेवेन्यू जो है उसकी ग्रोथ में इजाफा देखा जाता था, लेकिन ये पहला साल था जिसमें हमने टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ के बजाय उसमें 10 अरब रुपए की कमी देखी है। हुकूमत के पहले साल में तरक्की की शरह में भी हैरानकुन हद तक कमी देखी गई है। 2018 में तरक्की की शरह 5.4% थी, जो अब गिरकर 3.3% तक रह गई है। अवाम को इस वक्त जिस परेशानी का सबसे ज्यादा सामना है वो है महंगाई का। मुल्क में महंगाई की शरह 5.8% से दुगनी होकर 10.34% हो चुकी है। एक साल में डॉलर की कीमत 37 रुपए बढ़ने से कई चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत तहरीक इंसाफ हुकूमत आने से पहले 95 रुपए फी लीटर थी, जो अब बढ़कर 118 रुपए फी लीटर हो चुकी है। गैस की फी MMBTU कीमत 600 रुपए से बढ़ के 1021 रुपए हो चुकी है। अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद माशी बेयकीनी में इजाफा हुआ है, जिसकी एक मिसाल स्टॉक मार्केट में ना रुकने वाली मंदी है। स्टॉक मार्केट एक साल पहले 42,000 पॉइंट से 28,000 पॉइंट तक आ चुकी है। एक साल में 3 बजट आने की वजह से भी कारोबारी तबके का कॉन्फिडेंस हर्ट हुआ है। इमरान खान ने वजीर आजम बनने से पहले मुल्क को कर्ज से छुटकारा दिलाने का वादा किया था, मगर तशवीश की बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के एक साल में सरकारी कर्जे में 7,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मुआशी मामला पर फैसला साजी में फुकदान की वजह से भी माशी बेयकीनी बढ़ती रही। 10 माह के दौरान ही असद उमर समेत पूरी माशी टीम को तब्दील कर दिया गया। हुकूमत का दूसरा बड़ा वादा बिला इम्तियाज एहतसाब था। इमरान खान ने दावा किया था कि इनकी हुकूमत आने के बाद मुल्क में बिला इम्तियाज एहतसाब होगा। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे
हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस है, वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन। वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वज़ीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वज़ीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद एहतसाब में तो तेजी आई है, मगर बिला इम्तियाज और बिला तफरीक एहतसाब का वादा पूरा होता नहीं दिख रहा। इस वक्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत नून लीग के तकरीबन तमाम बड़े जेलों में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी कैद भुगत रही है, मगर हुकूमती वुज़रा के खिलाफ एहतसाब इस किस्म की तेजी नहीं देखी जा रही। अहम बात यह भी है कि हुकूमत ने यह दावा किया था कि वो करप्ट लोगों से पैसा निकलवाएगी और बैरून मुल्क से लूटा हुआ पैसा मुल्क में वापस लाया जाएगा, मगर अब तक लूटी हुई रकम वापस आने से के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सिफारती मार्च पर मगरबी ममालिक और खासकर अरब ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी भी एक अहम चैलेंज था। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अरब ममालिक के दौरे किए। इन दौरों की वजह से पाकिस्तान को अरब ममालिक से 10 अरब डॉलर का कर्ज मिला, जिससे माली मुश्किलात में कमी हुई। अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी कई बरसों के बाद बेहतरी के आसार महसूस किए जा रहे हैं। इसके अलावा मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करना और सलामती काउंसिल का इस मसले को आलमी मसला करार देना हुकूमत की बड़ी सिफारती कामयाबी है। मगर एक अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद सीपैक में इस किस्म की तेजी नहीं देखी जा रही जो नून लीग के दौर में देखी जा रही थी। सोशल रिफॉर्म्स हमेशा से इमरान खान की तरजीहात में से रहे हैं। वजीर आजम ये कहते थे कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाएंगे, मदीना की तर्ज की रियासत बनाएंगे। इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने अपने पहले हुकूमती साल में एहसास प्रोग्राम, निचले तबके के लिए सस्ते घर, बेघर अफराद के लिए पनागाहें और मियारी तालीम जैसे मंसूबे शुरू किए। इसी साल मार्च में वजीर आजम ने एहसास प्रोग्राम का आगाज किया। आम लोग बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते, अच्छे रोजगार नहीं मिलता। हमने निचले तबके को ऊपर उठाना है, हमने तालीम में इनकी मदद करनी है। जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम आया है। 200 अरब रुपया हम सिर्फ और सिर्फ खर्च करेंगे इन मुश्किल हालात में अपने निचले तबके की मदद करने के लिए। इमरान खान ने दावा किया था कि वो गुर्बत मिटाएंगे और रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे, मगर महंगाई और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से अब तक 8 से 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। और माशी अमूर के माहिर हफीज पाशा के मुताबिक 1 साल के दौरान 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं, जबकि आइंदा 2 माली साल के दौरान ये तादाद 80 लाख तक पहुंच जाएगी। तहरीक इंसाफ ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए 50 लाख घर बनाने का भी ऐलान किया था। इमरान खान ये दावा करते थे कि हाउसिंग मंसूबे की वजह से 40 से ज्यादा सनतें मुस्तफीद होंगी। लेकिन ये जो हमारी स्कीम है, ये जो हाउसिंग की है, ये है हमारी असल स्कीम। 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिलेटेड है हाउसिंग की। जैसे आपकी हमारी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो 40 इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड हैं जो कि फिर चल पड़ती हैं। इस हाउसिंग के अंदर जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक मुल्क से 20 अरब डॉलर का है कि वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये हमारा एक अमीर मुल्क है। हुकूमत इस हवाले से कौमी असेंबली में नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2019 पेश कर चुकी है, जिससे प्रोजेक्ट को कानूनी और इंतजामी सपोर्ट मिलेगी। हुकूमत 5 साल में 50 लाख घर बनाना चाहती है, मगर पहले मरहले में सिर्फ 1,35,000 घर बनाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने इस हवाले से 5 अरब रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी कायम किया है, जिससे लोगों को कर्ज के हसूल में आसानी होगी। वजीर आजम इमरान खान का एक और दावा यह भी था कि उनकी हुकूमत सादगी अपनाएगी और किफायत शारी अपनाएगी। इस हवाले से हुकूमत ने वुज़रा की तनख्वाहों में 10% की कमी की है, जबकि हुकूमत का यह भी दावा है कि वजीर आजम हाउस के अखराजात में 32% कमी आई है। अपने खर्चे कम कर रहे हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट ने अपने 40 अरब रुपए महंगाई के दौर में खर्चे कम किए हैं। हमने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने 10% अपनी सैलरी कम की है। तो ये पूरी कोशिश ये है कि हम अपने खर्चे कम करें। वजीर आजम इमरान खान ने सादगी और अखराजात में कमी के दावे किए। हुकूमत ने वजीर आजम हाउस के अखराजात में कमी के दावे भी किए, मगर इसके बावजूद 1 साल में हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में 17.7% का इजाफा हुआ है। गैर तरक्याती अखराजात में 17.7% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा हुकूमत वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने और गवर्नर हाउस में लाइब्रेरियां कायम करने में भी अब तक नाकाम रही है। इमरान खान हमेशा से माहौलियात में बेहतरी की बात करते थे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने अगले 5 सालों में पूरे मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने का अज़म भी किया है, जिसके लिए
हुकूमत ने 7.5 अरब रुपए मुख्तस भी कर दिए हैं। तालीम के शोबे में हुकूमत ने दिसंबर 2018 में तमाम तालीमी इदारों में यकसा तालीमी निज़ाम लाने का फैसला भी किया, ताहम अब तक इस पर कोई खातिरखा काम नहीं हो सका है। अगर सेहत के शोबे की बात की जाए तो अगस्त 2018 में वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के सेहत सहूलत प्रोग्राम को पूरे मुल्क में नाफिज करने का ऐलान किया था, जिसके लिए एक टास्क फोर्स भी कायम की गई थी। 4 फरवरी को इसके पहले मरहले का इफ्तिताह किया गया। अब तक मुख्तलिफ शहरों में 20 लाख खानदानों को सेहत कार्ड फराम कर दिए जा चुके हैं। मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी क्या है हमने आपके सामने रखी, मगर किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस जांचने के लिए उसे पूरे 5 साल मुकम्मल करने देना चाहिए। लेकिन पहले साल में तहरीक इंसाफ ने अपने कितने वादे पूरे किए, पिछले साल के मुकाबले में इस साल आम आदमी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। माशाल्लाह नए पाकिस्तान को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। आप बता सकते हैं कि इस 1 साल के दौरान आप क्या देखते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी में कितनी बेहतरी आई है, कितनी तब्दीली आई है? देखिए शहजाद, सबसे पहले जो आपने आखिर में बात की, मैं एक दफ़ा फिर उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आपने कहा कि एक हुकूमत जो 5 साल के लिए आई है, उसका 1 साल बाद उसकी कारकर्दगी का फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत की 5 साला मनसूबा बंदी हमने की है, पहले ही साल में हमें कुछ बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं कि पिछली 2 हुकूमतों ने इस मुल्क की कौमी दौलत को जिस बुरे तरीके से लूटा और जिस हद तक मकरूज हुई, यानी 6,000 अरब से लेकर 10 साल में इन्होंने 30,000 अरब तक कर्जा पहुंचा दिया। मजीद 24,000 अरब रुपए रोज़ाना 7-8 अरब रुपए ये कर्जे लेते रहे। उसकी जो अदायगी थी, उन कर्जों के सूद की अदायगी जो थी पिछले साल 2,000 अरब रुपए, वो हमें मिली विरसे में। इसके अलावा जो आप जो बात कर रहे हैं ना, अच्छा नईम साहब, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लें। मैंने ये जरूर कहा कि किसी भी हुकूमत को 5 साल देना जरूरी है उनकी कारकर्दगी जांचने के लिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 1 साल में उनकी परफॉर्मेंस देखना मुनासिब बात नहीं होगी। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए खासतौर पे तो जरूरी है कि बताया जाए कि 1 साल में क्या हुआ है, क्योंकि आपने तो बड़े शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए थे कि 90 दिन में ये करेंगे, 100 रोजा प्लान आपके लिए अलग था। इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 1 साल में क्या फर्क आया है आपके ख्याल में एक आम आदमी की जिंदगी में? क्या उसकी जिंदगी बेहतर हुई है या 1 साल में बदतर हुई है? मैं देखें जी, आप मुझे बात करने दें। आप सिर्फ आम आदमी की बात कर रहे हैं या आप मजमूई कारकर्दगी की बात कर रहे हैं? पहला सवाल तो मेरा आम आदमी के लिए। मजमूई कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आम आदमी के लिए, जैसा कि आपने अभी खुद भी बताया कि आम आदमी के लिए हमारी हुकूमत ने बजट में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़बरदस्त, सबसे बेहतरीन फलाही प्रोग्राम पेश किया गया है। 5,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना में हम गरीब लोगों को घर की फराहमी मुमकिन बना रहे हैं। आपने कोई 1.5 लाख घर की बात की, 4 लाख घर इस वक्त ज़ेर तामीर हैं चारों सूबों में, और रोज़ाना हमें 10 से 15 हज़ार जो गरीब आवाम है ख़ास तौर पे, वो एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि उनको किस इलाके में कितना बड़ा घर चाहिए और कितनी किस्तें अदा कर सकते हैं। ये एक पाकिस्तान में आप जानते हैं गरीब आदमी या एक तनख्वाहदार आदमी सारी उम्र भी कमाता है, वो घर नहीं बना सकता। नहीं साहब, ये एक अच्छा मंसूबा है, यकीनन एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि 4 लाख घर इस वक्त ज़ेर तामीर है। नहीं, मुझे बात करने देना यार। भाई शहजाद प्लीज, आपको मैं बातें बता रहा हूं, आप इंटरप्ट ना कीजिए ना। बातें बता रहे हैं तो मैं उसी बात में से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 4 लाख घर ज़ेर तामीर हैं, आपका ये क्लेम है। हुकूमत ने इसके साथ साथ जी बिल्कुल 2 लाख घरों का तो वजीर आजम ने क्वेटा में जाके इनॉग्रेशन किया, और इसके अलावा 4-5 स्कीमें हैं। पंजाब हुकूमत जो है उसके भी कोई 1 लाख से ज्यादा घर बनने शुरू हो गए। वो अलहदा अपना मरकजी हुकूमत से हटकर अलहदा प्रोग्राम कर रही है। इसकी तफसीलात मैं आपको भेज दूंगा। फिर हेल्थ कार्ड, आपने अभी खुद ही कहा अपने प्रोग्राम में, हमने हेल्थ कार्ड पाकिस्तान की तारीख में किस गरीब आदमी को 7.5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त तिब्बी इमदाद दी जाती है। हमने इरादा कर लिया है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को, खासतौर पर गरीब आवाम को, यह हेल्थ कार्ड तकसीम किया जाएगा। लाखों अफराद इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, इसमें और ज़्यादा बेहतरी लाई जा रही है। हम पाकिस्तान के गरीब आदमियों की जो गुर्बत है, जिसका ताल्लुक शायद बेरोज़गारी से भी हो, महंगाई से भी हो, हम उस पर बराह रास्त हमला कर कर उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला रहे हैं। इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम की बेशुमार स्कीम्स हैं,
जिसमें स्कूल की किताबों से लेकर स्कूल की फीस से लेकर नौजवानों के लिए कर्जे, बिला सूद कर्जे, जिसमें हम नौजवानों को ये मौका दे रहे हैं, चाहे वो खातीन हो चाहे मर्द हो। और इस सिलसिले में भी वज़ीर आज़म ने एक स्कीम का आगाज़ किया है, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी तरह हमारे एहसास स्कीम में एक और स्कीम है जो एहसास प्रोग्राम में, जो अवाम के नोटिस में शायद नहीं आई है। हम गरीब ख़ानदानों को, जहाँ पर उनके अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके ख़ानदान की, हम मुफ्त मवेशी की फरहमी को मुमकिन बना रहे हैं और उनकी इस्तात के मुताबिक एक बकरी या एक गाय या एक भैंस हम देना शुरू कर देंगे ताकि उनके बच्चों की ग़िज़ाइयत बेहतर हो सके। और ये बात तो बिल्कुल इग्नोर नहीं हुई है कि मवेशी देंगे, मुर्गियां देंगे, ये बात तो इमरान खान साहब बार बार कर चुके हैं। लेकिन अब मुझे बताइए ना नईम उल हक साहब, हुकूमत की परफॉर्मेंस को जांचा जाता है उनके आउटपुट से। आपने जिन मंसूबों की बात की, यकीनन अच्छे मंसूबे हैं और यह भी कहा जा सकता है कि इन पर काम शुरू हो गया। ये ऐसा नहीं है कि काम शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों ने एहसास प्रोग्राम को शुरू कर दिया है, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट क्या है? पिछले एक साल में जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने है उसके मुताबिक 8 से 10 लाख लोग जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वजह से बेरोजगार हुए हैं। महंगाई की वजह से यह देखा जा रहा है कि गुर्बत के नीचे जो गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग रहते हैं उसमें 40 लाख का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में ये 8, माफ कीजिएगा, नहीं, आपको ये फिगर कहां से मिला 8 से 10 लाख का? आप बता सकते हैं? जी मैं बता सकता हूं। पाकिस्तान में मैं बता सकता हूं, अगर आपने सवाल किया तो मैं बता भी सकता हूं। कभी भी बेरोजगारी के आदाद शुमार शायद नहीं की। जी मैं बता देता हूं सर, ये बात एक्चुअली गलत है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कि आपकी हुकूमत ने जारी किया है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में 2017-18 का नंबर जो दिया गया था बेरोजगारी का, वो 5.8% था। इस साल का नंबर आपने नहीं दिया है, लेकिन मारूफ इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा साहब, जिसको आप लोग कोट करते रहे हैं, उन्होंने यह बताया है कि इस साल जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसकी वजह से 8 से 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। ये उनके असेसमेंट है इस बात पर। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। इस पर मैं आपको मजीद आदाद-ओ-शुमार पेश करूंगा। देखिए, हमारी हुकूमत ने तो इरादा किया है कि हम बेरोजगार, अब जैसे 50 लाख घर जो बन रहे हैं, हर घर बनाने के लिए अगर आप 3 मजदूर लगाएं तो 1.5 करोड़ नौकरियां तो यहीं पैदा हो रही हैं। वजीर आज़म ने बिल्कुल सही कहा था कि वो 40 इंडस्ट्री और शुरू हो गया है। 4 लाख मकान ज़ेर तामीर हैं। सीमेंट, स्टील, लकड़ी बनाने वाले जो दरवाजे बनाते हैं, बाथरूम के फिक्सचर, ये हजारों और 10,000 के करीब डेवलपर्स होंगे जो इन मकानों को बनाएंगे आइंदा चंद सालों में। हाँ, लेकिन तो ये इंपैक्ट आगे जाके जरूर नजर आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ नईम उल हक साहब, अगर आप क्योंकि मईशत को थोड़ा बहुत जरूर समझते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हो चुका है सर, हमारी मईशत के बारे में तो कहा जाता है कि अगर 6.5-7% से ग्रो करेगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। अगर एक मईशत पिछले साल 3.3% से ग्रो कर रही थी तो कैसे कहा जा सकता है कि रोजगार के मौके पैदा हुए हैं? यकीनन मैं आपको बताऊं जी, आपको शायद अंदाजा नहीं, मेरी बात सुन लेना आप, मेरी बात, आपको अंदाजा नहीं कि हमारी कितनी हमने तरक्याती बजट को 500 अरब से 900 अरब रुपए कर दिया है। हम जो स्कीम लेकर आ रहे हैं ज़रूरी शोबे में, सनती शोबों में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ये हमारा पहला साल है, 11 महीने हुए हैं तकरीबन, ठीक है जी, अब 1 साल हो गया है बहरहाल। तो मैं समझता हूं कि ये, और बावजूद इसके कि खजाना खाली था, तमाम इदारे को जो हैं हुकूमी इदारे, उनका दिवालिया निकल चुका था। अब PIA बेहतरीन एक एयरलाइन बन गई है, तकरीबन बनने जा रही है। पाकिस्तान टेलीविजन ने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है, और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो हुकूमत के कौमी इदारे हैं, पोस्ट ऑफिस, अब पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो बड़ी साफ सुथरी है, कॉम्पिटेंट है, और करप्शन को हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन के जितने भी मौके हैं, जितने भी दरवाजे खुले हैं, बंद कर दिए जाएं। तो आप हमारी नीयत देखें, आप हमारी मेहनत देखें, और आप उन मसाइल को देखें। मैं आपकी ना तो नीयत पर शक कर रहा हूं, बेशुमार मसाइल में ना मैं इस बात को डिस्प्यूट कर रहा हूं कि अगले 4 साल के लिए आपके पास जबरदस्त प्लान होंगे। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं आपके पिछले 1 साल की कारकर्दगी के लिए जो आपने इकदाम लिए उससे क्या फर्क पड़ा है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि PIA जो है बेहतरीन एयरलाइन बनने जा रही है, अगर 2 साल बाद बन गई तो इसी प्रोग्राम में आपके साथ तारीफ भी करेंगे आपकी, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल हमने नहीं देखा है कि जो तमाम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें या तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बोर्ड आ गया हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चेंज हो गई हो तमाम इदारों की, और वो खसारे से बाहर निकल आए हो। ऐसा नहीं हुआ है। इसकी एक बड़ी मिसाल रेलवे उठा के देख लें, जिसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा ही बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। शहजाद, नहीं, आप, मेरा ख्याल है ये शायद आपका शोबा नहीं है,
मगर ये इदारों जिनका मैंने नाम लिया है ना, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। बैलेंस शीट उठा के देखें 6 महीने में इनकी कारकर्दगी क्या रही है, नुकसानात किस हद तक खत्म हो गए हैं, प्रॉफिट किस हद तक आगे आ रहा है। मगर आप एक साल में ये जो बड़े बड़े इदारे हैं जो 20 साल से जो नुकसान उठा रहे हैं, 20 साल से इनको लूटा गया मुख्तलिफ तरीकों से, ये एक साल में एक इनका रुख बदल गया है। जो इनका एक जो गलत जानिब चले जा रहे थे, हमने उनको लेकर सही जानिब लेकर जा रहे हैं। ज़रूरी शोबे में हमारी बड़ी बड़ी स्कीम्स आ रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से अब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे पास सारी दुनिया से बेशुमार प्रपोजल आ रहे हैं जिनको आजकल असेस किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि अगला साल जो अब शुरू हो चुका है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह आइंदा 1-2 साल में आपको नजर आएगी। नई फैक्ट्रियां बनेंगी, नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इससे रोजगारी पैदा होगी। उम्मीद करता हूं ये इन्वेस्टमेंट हमें जरूर नजर आए, लेकिन जब आप कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, एक तो आदादो शुमार में वो नजर नहीं आ रही, दूसरा आपने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट जारी किए, बहुत अच्छा रेट उस पर दे रहे थे, बट ओवरसीज पाकिस्तानी की उसमें कंट्रीब्यूशन बड़ी मायूस कौन है, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वहां पे हुई है कि वहां पे पैसा नहीं आया। आगे आए वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो नहीं नजर आया, इस साल के नंबर्स में तो नहीं नजर आ रहा हमें। देखें, हमारी 5 साल जो मनसूबा बंदी है उसमें एक साल जो अगर कोई ऊपर नीचे बात होती है, हम मायूस नहीं हैं, हम पुरुम्मीद हैं, हमारे अज़ाइम हैं अवाम इस मुल्क की तरक्की के हवाले से, अवाम की खुशहाली के हवाले से जहां तक मुमकिन हो सका इन तमाम और जो शदीद एक जो मसाइल का जिनका हमें सामना करना पड़ा, इसके बावजूद हमने इन तमाम तरक्याती और फलाही स्कीमों पर काम शुरू कर दिया है। सही, तो नहीं साहब, आपका क्लेम ये है, आपका क्लेम ये है कि इस एक साल के अंदर बहरान से निकल आया है। इसको जरा कंक्लूड करें इस आर्ग्यूमेंट को, फिर मैं दूसरे इशू पर जाऊंगा। आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एक साल के दौरान आप कह रहे हैं कि बहरान से निकाल दिया, बेरोजगारी की शरह में कमी नहीं आई है, आपने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है, और लोग जो ये मैंने हफीज पाशा साहब को कोट किया जो कि कह रहे हैं कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आए। आप इस बात को भी डिस्प्यूट करें, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे नहीं आए बल्कि बेहतरी आई है। जी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे वो मुस्तनद हकायक दिखाएं जिनकी बुनियाद पर आप ये कमेंट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो बहरान था जो हमें विरसे में मिला था, हम उससे निकल आए हैं। सही है, वो मुस्तनद मैंने आपको बता दी, आर्गुमेंट मैंने आपको बता दिया कि 3.3% से अगर पाकिस्तान की मईशत ग्रो कर रही हो तो ये मुमकिन नहीं है कि रोजगार के इतने मौके पैदा किए जा रहे हो। हम ठीक है, आए कभी बैठे। हाँ अच्छा सर, अब दूसरे मसले पे आ जाए। उस पर मुख्तलिफ नुक्ता नजर है, इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों ने, इमरान खान साहब ने कहा था कि जब हम आएंगे तो कर्ज जो है इस वक्त 30,000 अरब तक पहुंच चुका है, हम इसको कम करके 20,000 अरब तक लेकर आएंगे, और आपने एक कमीशन भी बनाया है जो कि एहतसाब करेगा पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर का, कि उन्होंने 24,000 अरब कर्जा लिया है पिछले 10 साल में। अब इस एक साल में आपकी हुकूमत ने, आपकी वफाकी हुकूमत ने 7,600 अरब रुपए कर्जा लिया है। इसमें डिवैल्यूएशन का इंपैक्ट भी है, रुपया गिरा है, उसका इंपैक्ट जरूर है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि खसारा इतना बड़ा था जिसकी वजह से आपने 7,600 अरब रुपए एक साल में कर्जा लिया है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं तो क्या आप समझते हैं कि ये कर्जा हमने खाने पीने के लिए लिया है? ये कर्जा हमने जो प्रीवियस 2 हुकूमतें थी उनके वाजिबात अदा करने के लिए लिया है। अगर हम ये वाजिबात अदा ना करते, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशंस हैं, तो हमारी हुकूमत जो है वो दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। 7,000 अरब रुपए जो हमने कर्जा लिया है, और आप देखेंगे कि 5 साल के बाद आप मजमूई तौर पर देखेगा कि हमारा एवरेज क्या होगा। को मैं बताता चलूं कि पिछली हुकूमतों के मुकाबले में इस हवाले से भी हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर रहेगी। हम समझते हैं कि हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए, वाजिबात अदा करने के लिए, उन कर्जों की अदायगी के लिए जो पिछली हुकूमतों ने अंधाधुंध दिए थे, वो जरूरी था कि हम ये कर्जे लें, क्योंकि हुकूमत जाहिर है 3-4 महीने तो एक बुरी हुकूमत रही थी, फिर आकर हमें संभालना जो पड़ा उसमें भी 3-4 महीने लग गए। तो देखा जाए हकीकतन 6 महीने ही हुए हैं हमें ये इक़दामात लिए हुए। दूसरी बात ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी वो भी ये कहते थे कि कर्जा लिया गया है, इसीलिए हमें कर्जा लेना पड़ा है उतारने के लिए। परवेज मुशर्रफ ने जब कू किया था उस वक्त भी ये कहा कि माशी हालात बुरे हैं, इतना कर्जा ले लिया गया है, कर्जा उतारना पड़ेगा, उसके लिए मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। तो हर मरतबा आर्ग्यूमेंट ये होता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब आप छोड़ के जाएंगे तो उस वक्त ये कर्जा
क्या 35,000 होगा या 40,000 हो गया होगा, जिसके लिए आने वाली हुकूमत को एहतसाब कमीशन बनाना पड़ेगा, या आप इस कर्जे को 20,000 और 15,000 पे छोड़ के जाएंगे, यानी कि पिछली हुकूमत से कम पे छोड़ के जाएंगे? मैं आपको बताता हूं, देखें, पिछली तमाम हुकूमतों ने अपने अखराजात अपनी आमदनी से ज्यादा रखे। हमारी सोच यह है, इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि हमें अपने अखराजात अपनी आमदनी के अंदर रखने चाहिए। ये सारी फजूल खर्चियां, ये जो ऑस्टेरिटी की मुहिम है, ये क्यों हम कर रहे हैं? ये इसलिए कि जहां पर अखराजात कम हो सकते हैं वहां पर कम होने चाहिए। 5 साल बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी आमदनी जो होगी वो हमारे अखराजात से ज्यादा होगी। यह पाकिस्तान की तारीख में शायद शुरू में कभी हुआ हो 50 या 60 में, मगर पिछले 30-40 साल में यह चीज नजर नहीं आई है। ये हमारी सोच है और हम इंशाल्लाह आपको दिखा कर रहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत में इतनी इस्तिताअत मौजूद है कि अगर सही तरीके से चलाई जाए और करप्शन को खत्म किया जाए और ये निज़ाम में बेहतरी लाई जाए, निज़ाम में जो तरक्की और खुशहाली की राह में रुकावटें हैं उनको खत्म किया जाए, तो ये जो हमारा हदफ है ये इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जो में आप बात कर रहे हैं कि आपके अखराजात आपके आमदनी के मुताबिक होने चाहिए, और ये पिछले 30-35 साल में नहीं देखा गया, ये इस पिछले आपके 1 साल में भी नहीं देखा गया। जो गैर तरक्याती एक्सपेंडिचर है हुकूमत का, उसमें 17.7% इजाफा आया है आपके दौर में, और इंटरेस्ट पेमेंट अगर जिसमें इजाफा देखा गया 300 अरब रुपए का, उसको हटा ले तब भी जो गैर तरक्याती एक्सपेंडिचर है उसमें इजाफा हुआ है। और आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं, अगले साल इसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने खुद तकरीबन 6,200 अरब रुपए का गैर तरक्याती एक्सपेंडिचर रखा है। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि जो ऑस्टेरिटी ड्राइव थी उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है? नंबर्स पे तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस का 32% अखराजात कम हुआ, लेकिन ओवरऑल नहीं नजर आ रहा। कि देखें, आप बात को समझ नहीं रहे शहजाद, आप बात समझे। आपने खुद कहा ये 5 साल कारकर्दगी, पहले 1-2 साल में हमें जरूर कुछ मुश्किल इक़दाम करने पड़े और कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान इस बहरान से निकल जाए, और निकल रहा है और निकल चुका भी है कई चीजों में। आप अभी से किसी ऐसे नतीजे पर ना पहुंचें जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि कितने कर्जे होंगे, कितना नहीं होगा। मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, मेरा ये बैकग्राउंड है बैंकिंग का, कि 5 साल के अरसे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के तमाम जो इक़्तिसादी जो अदाद और शुमार हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। और ये जो कर्जे हमने लिए इस साल या अगले साल जो लेंगे, ये सिर्फ उन मसाइल पर काबू पाने के लिए, उन कर्जों को कम करने के लिए या उनकी अदायगी करने के लिए हमने लिए हैं या ले रहे हैं, जो पिछली 10 साल दौर में दो मुख्तलिफ हुकूमतों ये बात नहीं मुल्क साहब, मैंने खुद अपने इब्तिदाई में कर दी थी कि 5 साल देना चाहिए और 5 साल के बाद ही आपकी मुकम्मल परफॉर्मेंस का हमें पता चलेगा। लेकिन 1 साल में क्या हुआ है, फिलहाल तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और इशू, आप अभी इस बात पर जज ना करें। आप मैं उन आदाद और शुमार पे आपको जज कर रहा हूं जो कि इकोनॉमिक सर्वे और इस बजट में दिए गए हैं, और उसी से हमें पता चलता है कि अगले साल भी, क्योंकि आपने माली खसारा 8% का रखा है, तो यह मुमकिन नहीं है कि अगले साल कर्जा उतरेगा। शायद तीसरे-चौथे साल में हमारा टैक्स रेवेन्यू उतना बढ़ जाए जिसकी वजह से आप कर्जा उतार सके, वो एक अलग बात है। अगले साल ये आसार नहीं नजर आ रहे, ये आप ही के नंबर्स को देख के मैं बता रहा हूं। तो आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते? हमने 5,500 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया, आप उसकी क्यों नहीं बात करते? वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे इस साल। और हमारे को 2,500-3 हज़ार अरब रुपए के करीब हमारे जो वाजबात होंगे, जो अदायगी होगी, वो भी हम कर देंगे, और तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ा देंगे। और जो इम्पैक्ट होगा इसका, जो 50 लाख घर हैं, जो हमारे एहसास की स्कीमें हैं, जो हमारी ज़रूरी और सनती तरक्की की स्कीमें हैं, जो हमारी लोन्स की स्कीमें, इसका भी तो इम्पैक्ट लगाइए ना। आप तस्वीर के तमाम पहलू देखिए। मैं तस्वीर के तमाम पहलू दिखा रहा हूं, और हम पूरी उम्मीद है कि 5,500 अरब रुपए का टारगेट पूरा हो। ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है, क्योंकि पिछले 1 साल में, जो आपका 1 साल था, कई सालों के बाद एक ऐसा साल हमने देखा जिसमें जो टैक्स रेवेन्यू था वो पिछले साल के मुकाबले में 10 अरब रुपए से कम था। ये आज तक तारीख में नहीं हुआ है पाकिस्तान की। नहीं मुल्क साहब, हमेशा 3, 4, 5% की ग्रोथ तो सिर्फ नॉमिनल जीडीपी के जरिए मिल जाती है। जनाब, ये पहला साल था कि टैक्स रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में कम था। महीना, 1 मिनट, और आपको पता है कि जुलाई के महीने में हमारा 97 अरब रुपए का हमारा हदफ था, माफ कीजिएगा, और हमने उसको मैं बता देता हूं, आगे बढ़ गए। जुलाई के महीने में हमारी आमदनी जो हुई है, जो
वो 95% आपने अपना टारगेट अचीव किया है। 292 बिलियन का टारगेट था, 277 बिलियन आपने अचीव कर लिया है। 95% तकरीबन टारगेट अचीव हुआ है। ये आदादो शुमार है जुलाई के, तो आगाज अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि यही ट्रैक नजर आएगा। सर अब जरा एहतसाब के हवाले से बात कर लें, क्योंकि इमरान खान साहब ने, और मैंने तकरीर सुनाई भी इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि एहतसाब का अमल हमारी हुकूमत से शुरू होगा, लेकिन हमारी हुकूमत से बल्कि मुझसे शुरू होगा। लेकिन इस वक्त एक इल्जाम यह लगता है कि एहतसाब अगर हो रहा है तो वो सिर्फ ऑपोजिशन का हो रहा है, बल्कि नैब चेयरमैन का अपना स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि फिलहाल तो हम माजी की हुकूमतों का एहतसाब करेंगे, मौजूदा हुकूमत का एहतसाब बाद में होगा। इमरान खान कहते थे पहले मेरा एहतसाब होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, अव्वल तो इस बात को आप दोबारा तस्लीम कर लें कि नैब हमारी हुकूमत के ज़ेर निगरानी में नहीं है। नैब पर हम कोई हुक्म नहीं चला सकते। नैब ने जो भी इक़दाम किए हैं, जो भी जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जो जेल में हैं, ये उन केसेस की बुनियाद पर किए गए हैं जो हमारे हुकूमत के आने से पहले उनके खिलाफ कायम किए थे। एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने किए वैसे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। कानून अपनी राह खुद देख रहा है। चंद महीने पहले जब नैब के चेयरमैन वज़ीर आज़म के पास आए थे तो उनको बता दिया गया था साफ साफ कि, और जैसा कि आपने खुद भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरतेंगे। आप चाहे मेरी हुकूमत कोई फ़र्द हो, जहां भी आपको करप्शन आएगी आपका फ़र्ज है कि आप उसके खिलाफ एक्शन लें। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नैब आज़ादाना तौर पर उन केसेस की बुनियाद पे जो चंद साल पहले कायम हुए थे ये एक्शन ले रही है। एहतसाब के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। हमारे लोगों के खिलाफ इन्होंने किया, आजम स्वाति साहब के खिलाफ, बाबर रवान साहब के खिलाफ, एक दो और लोग जो हुए, अलीम खान के खिलाफ, हमने तो कोई वो नहीं किया। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हुक्मरानों का कानून जो पिछले कई साल से चल रहा था वो ना हो, वो खत्म हो जाए। लेकिन नईमुल हक साहब, एक तो बाबर रवान साहब की मिसाल आपने दी, बाबर रवान साहब तो अपने केस से बरी हो चुके हैं। दूसरी बात आपने अलीम खान साहब की उन पे केसेस पहले से थे, आपके इलेक्शन जीतने से पहले से उन पे केसेस थे, इसके बावजूद उनको सीनियर वजीर बनाया गया पंजाब का। वो कुछ अरसा कस्टडी में रहे, अब वो जमानत पर है। तो क्या आप इस तासुर को जाहिर करने में कामयाब हुए हैं कि ये एहतसाब जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है और ये बिला इम्तियाज बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है? हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का ये एक बुनियादी असूल है और कानून के सामने मदीना की रियासत का अव्वलीन असूल ही यही है, बराबर हैं। अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर सब बराबर हैं। और जहाँ तक कानून और पाकिस्तान के आइन का सवाल है, हमारे सर उस बिल्कुल झुके रहेंगे उसके सामने। हम समझते हैं कि जब तक इंसाफ को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि ये कानून जो है इसकी बालादस्ती हो और इसके सामने सब बराबर हों, चाहे वो हुकूमत के अरकान हों, चाहे वो अपोजिशन के अरकान हों। और यही वो चीज़ है, यही वो सोच है, यही वो फ़लसफ़ा है जो हमारे वज़ीर आज़म हमेशा इसकी बात करते आ रहे हैं। मदीना की रियासत की जब बात करते हैं उसकी रूह यह है कि तमाम लोगों के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। अच्छा नईमुल हक साहब, आप लोगों ने कहा था कि एहतसाब होगा, हम बड़े बड़े सियासतदानों को उन पे अगर केसेस होंगे तो उनको जेलों में डालेंगे। अब ये तो आप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि जो लूटी हुई दौलत है वो पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे, जिससे मईशत मुस्तहकम होगी, जिससे मुल्क तरक्की करेगा। वो लूटी हुई दौलत वापस नजर नहीं आ रही, उसके कोई आसार भी नहीं नजर आ रहे। देखिए, मैं खुद 18 साल बाहर रह चुका हूं, बैंकिंग कर चुका हूं, लंदन में भी, अमेरिका में भी। वहां के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं और कवानीन ऐसे होते हैं कि उनसे निमटना एक बहुत ही पेचीदा मरहला होता है। हमने शुमार ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका सुराग लगा लिया है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन मुल्कों में जहां पर इस जो स्याह दौलत जमा की गई है, यूरोप हो, अमेरिका हो या कहीं और हो, वहां उसको वापस लाया जाए। मगर उसको वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ के कवानीन के तहत कार्रवाई करें और उसमें जो दुश्वारियाँ या मुश्किलात या कोई ताख़ीर हो रही है हम उससे निमट रहे हैं और इंशाल्लाह निमटेंगे। नईमुल हक साहब, ये जो आपका बैंकिंग का तजुर्बा है, साल ही हुआ है, इस बैंकिंग के तजुर्बे से आपने पहले आगाह नहीं किया शहजाद अकबर साहब को और इमरान खान साहब को? क्योंकि कौम ने तो उम्मीदें बांध ली थी कि जो आप कहते थे कि अगर 15-20 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको रोक देंगे, तो इसका मतलब अगर पहले साल में रुकी है तो 10-15 अरब डॉलर हमारे पास इजाफी होने चाहिए और बाहर से रकम आ जाएगी वापस, जिससे मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। तो ये तो लोगों ने तो उम्मीदें बांधी हुई थी इस पे कि ये होगा। अभी भी अजीब अजीब नंबर आ रहे होते हैं कि नवाज शरीफ से फलाना बिलियन रकम निकलवा लें, जरदारी से इतने अरब डॉलर निकलवा लें तो ये हो जाएगा। ये कब होगा फिर?
ये आपका सवाल ही गलत है शहजाद। आपने कहा कि अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग रोक लें तो पाकिस्तान में 15-20 अरब डॉलर हमें हमारे ख़जाने में होने चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता। ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हमने जितने इक़दाम किए हैं पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुए। आप जानते हैं कि जो फैटफ है, जो बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसके तहत ये तमाम चीज़ें उसकी ज़ेर निगरानी हैं, उसमें भी हम बाकायदा तौर पर उनके साथ मिलकर हम ये तमाम इक़दाम उठा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और जितनी भी इसके जो करप्शन है जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वगैरह वगैरह, हमने इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त पेशकदमी की है और करते रहेंगे। और इस मुल्क से हम इंशाअल्लाह अपने दौरे हुकूमत में करप्शन को मुकम्मल तौर पर अपने माशरे से हमारा अज़्म है कि हम उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें और मईशत को बिल्कुल साफ़ और शफाफ खतूत पर हम दोबारा असर नौ मुनज़्ज़म करें। ये आसान काम नहीं है, मगर इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम उल हक साहब सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। 1 साल की जो कारकर्दगी है उस पर हम बात कर रहे थे। जैसे मैंने पहले ही कहा अपने इब्तदाई में कि किसी भी हुकूमत की मुकम्मल परफॉर्मेंस जांचने के लिए 5 साल का वक्त ज़रूरी है, लेकिन 1 साल में हालात बदले हैं या नहीं बदले। नया पाकिस्तान जब से बना है, क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी में फ़र्क आया है? नईम उल हक साहब कहते हैं कि फ़र्क आया है। नईम उल हक साहब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो गुर्बत की शरह है उसमें इजाफा नहीं देखा गया है। वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि बेरोज़गारी में भी इजाफा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त मईशत को हम ट्रैक पे ले आए हैं, बहरान से मईशत निकल चुकी है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ सेल्स टैक्स पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। ताजिर बरादरी ने एहतजाज किया और ये मुतालबा किया हुकूमत से कि सेल्स टैक्स को वापस ले लिया जाए। लेकिन बन्नू में एक अजीब व गरीब किस्म का एहतजाज सामने नजर आ रहा है। बन्नू में ये कहा जा रहा है कि अगर सेल्स टैक्स वापस नहीं लिया हुकूमत ने तो हम पोलियो वैक्सीन नहीं पिलाने देंगे बन्नू में बच्चों को। ताजिर बरादरी का एक हिस्सा ये कहता है कि अगर सेल्स टैक्स पर हमारी शराइत नहीं मानी हुकूमत ने तो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाने देंगे। ये जो पोलियो मुहिम का आगाज इस माह के आखिर में होना है बन्नू में, उसका हम मुकम्मल तौर पे बाइकआउट करेंगे। अब हैरानकुन बात यह है कि इस साल पोलियो के 53 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 30 केसेस बन्नू में आए हैं। छोटे बच्चों के 30 केसेस बन्नू में सामने आए हैं और इसके बावजूद ताजिर बरादरी अपने सेल्स टैक्स के मसले को बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ऐसा लगता है कि बच्चों की जिंदगी को दाव पे लगाने का फैसला कर लिया है बन्नू के ताजरों ने। हमारे साथ इस वक्त शाह वजीर साहब मौजूद हैं, जो कि ताजिर हैं, प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स बन्नू के। बहुत बहुत शुक्रिया शाह वजीर साहब। सेल्स टैक्स पर आपका एतराज हो सकता है, आप इसमें मुखालफत करें, आप इस पर एहतजाज भी करें, ये आपका हक है, लेकिन ये राइट आपको किसने दिया है कि आप बच्चों की जिंदगियों से खेलें और ये मुतालबा करें कि अगर सेल्स टैक्स वापस नहीं लिया गया तो हम बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने देंगे? थैंक यू वेरी मच सर, मौका दिया गया है और ये फर्स्ट चांस है बन्नू में कि हमारे एहतजाज को मीडिया पे कवरेज मिल गई है। रियली हम इस मुल्क के बाकी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। ये हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था और एहतजाज की हद तक हमने ये बातें की भी हैं और ये हमारा हक बनता भी है। कोई मुझे मारे और मुझे रोने से भी मना करे कि आपने रोना नहीं है, वही बात है जी। बाकी पोलियो में हमारा एक अपना किरदार है, मेरा पर्सनल, जो आज जितने भी ये कबीरीन हैं मेरे पोलियो के, वो भी अपना रिकॉर्ड बता दें और मैं भी बता दे कि 174 केसेस में 152 केसेस रिफ्यूजल को मैं इस दायरे में शामिल कर चुका हूं और बाकायदा उनके घरों पे गया हूं, उनको पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। शाह वजीर साहब, माजरत के साथ आपका एहतजाज किसी ने नहीं सुना। अगर मैंने भी आज आपको लिया है तो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सेल्स टैक्स पर आपका एहतजाज है। मुझे तो आपकी सोच पर हैरानी हो रही है और शर्म आ रही है कि आप ये कैसा कह सकते हैं कि अगर सेल्स टैक्स पर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पीने देंगे। आप बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, इस मकसद के लिए आपको लिया गया है। सेल्स टैक्स पर तो कोई आपसे सवाल ही नहीं कर रहा। सवाल पर ये है सर कि बच्चे भी हमारे हैं और हम खुद भी इस मुमलिकत के बाकी हैं। मैंने एहतजाज की हद तक या हमारे जो जिसे कैदीन हैं उन्होंने एहतजाज की हद तक ये बात कही थी, बात सुन ली गई भाई। और उसी अगर कल को हुकूमत ये फैसला करती है कि नहीं सेल्स टैक्स जो है वही रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी इस बात से पीछे हट जाएंगे? आप मुहिम की मुखालफत नहीं करेंगे? आप इंशाल्लाह हमने आज विज़्ड्रॉल किया है और 11 बजे आपके नुमाइंदे उसमें बैठे थे और हमने पूरे बन्नू को ये गुजारिश की है कि पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे
और मेरी फरियाद सुनी गई है इंशाल्लाह। मेरा मतलब यही था कि कोई सुन ले, बस सुनी गई है। हमारा हड़ताल जो है ना वो उस अपने मुतालबे से हमने विड्रॉल की हुई है और बाकायदा इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। आप एक हसास मामले को, पहले ही रुकावटें बहुत सारी हैं, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से। बन्नू में 30 केसेस आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आप किस बात की धमकी दे रहे हैं हुकूमत को? धमकी तो हमने नहीं दी है, एक जायज मुतालबा था ये और हमारा। क्या है ये मुतालबा नहीं, ये धमकी है कि आप सेल्स टैक्स वापस लें वरना हम बच्चों को कतरे नहीं पीने देंगे, जिससे बच्चों की हर एक इंसान की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है। हमने ना कभी किसी को थ्रेट दिए, हमें थ्रेट दिया जा रहा है, हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके बहुत मायूसी हुई है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के शाह वजीर साहब, जो जिस किस्म की आपने बात की। अब अगर आई गई हो और सेंस प्रिवेल करी और आप ये कह रहे हैं कि हम इस मुहिम को के सामने रुकावट नहीं बनेंगे, इसकी मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस किस्म की तनकीद आपके इस बयान और आपकी धमकी के बाद हुई है, उसके बाद आपने ये फैसला किया कि इस फैसले को, इस बात को हम वापस ले लेते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।